हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस में। आज हम लोग विज्ञान का मॉडल सेट 1 हम लोग हल करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने दो सब्जेक्टों का हल सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जा कर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यह सेशन जो है कक्षा 10 के लिए आपका सब्जेक्ट है विज्ञान। और यह जो विज्ञान है यह कुल 40 प्रश्न होंगे इसमें और 40 अंक का भी होंगे। और इसका जो समय होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 1-1.5 घंटा में आपको प्रश्नों के हल आपको कर देनी है ना। यानी कि आपको समय सारणी कितना दिया जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसमें से सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य होंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अंक, एक अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से किसी एक को आपको सही करना है, एक को आपको किसी में सही का निशान लगाना है। और इस में अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो उसके लिए कोई भी अंक आपके काटे नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पहला है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो हम लोग पहला आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक है। दूसरा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध है F बराबर R/2। F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है। तो ये जो राशि है ये कौन सा राशि है? आवर्तीय राशि है, फ्रीक्वेंसी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1D होगा, क्योंकि हमेशा जो उत्तल लेंस का होता है वो हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है कि 4D क्षमता वाले यानी इसका पावर दिया हुआ है 4D। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तभी पता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है, अभी हम लोग का पावर था ना, तो पावर का हो जाएगा P बराबर 1/f। इसका फॉर्मूला होता है। पावर क्योंकि दिया हुआ है तो पावर मेरा कितना दिया हुआ है? 4D और एक फोकस दूरी हमें बताना है कि कितना है। तो इसका आंसर कैसे होगा देख लीजिएगा। हाँ, चलिए देखिए 4/1 कर देते हैं, यहाँ पर बराबर 1/f। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4f हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ये 4 इंटू में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। f बराबर, अब 1/4 ये आपका मीटर में दिया हुआ है ना, तो मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो एक को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.25 मीटर। इसको अगर हम गुना कर देंगे 100 से तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर किसका है? बी में। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप यानी अग्र मतलब कि सामने वाला में जो हेडलाइट होता है उसके सामने में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसके सामने कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, यानी अवतल दर्पण का, क्योंकि लाइट को अवतल लेंस क्या करता है? फैलाने का काम करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा होता है? दृष्टिपटल। कौन सा भाग होता है? दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत होता है ना। सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है?
तो नेत्र में जाने वाली कोई भी प्रकाश, जैसे आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कोई हमारे आँख की ओर, जो हमारे आँख को मतलब हानि पहुंचा सकता है, तो देखिएगा कि हमारा आँख का जो पुतली होगा वो तुरंत झपक जाता है ना। तो यानी हमारे द्वारा जो भी प्रकाश जो नियंत्रित करता है वह कौन सा करता है, पुतली करता है। ठीक है, नाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उल्टा और वास्तविक होता है। क्या होता है, उल्टा और वास्तविक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, शक्ति का, क्योंकि ऊर्जा का क्या हो जाता है, जूल, और बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, और आपका विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो इसका शक्ति का क्या है, 1 किलो वाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कूलाम्ब एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो किसका, तो या किसका एथी करती है, विद्युत ऊर्जा का। किसका करती है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में नियंत्रित करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत पर अपघटन की यह किस प्रकार की प्रक्रिया, देखिए जल, ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये किस प्रकार का हो जाएगा आपका, वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसको हम एक आपको बता देते हैं, मतलब उदाहरण के तौर पर देखिए H2O, ये जब इसमें हम करंट लगाते हैं तो इसका विखंडन हो जाता है ना। अब विखंडन होने के बाद ये किसमें टूट के बदल जाता है, H2 + O2 में, है ना, H2O में। ठीक है, तो यानी ये विस्थापन हो जाता है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, करंट लगने पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन क्या बोलता है कि CuO+H2 एरो Cu+H2O, ये किसका हो जाएगा आपका, इसमें से किसका अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है। तो ये आपका किसका हो रहा है, Cu का हो रहा है। किसका हो रहा है, देखिए एक सेकेंड, ये Cu का अपचयन हो रहा है ना। किसका हो रहा है, Cu का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CuO का, सॉरी CuO का हो रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए CuO आपका यहाँ पर देखिए एक साथ था, लेकिन यहाँ पर देखिए O जो है वो अपचयन होकर के यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हो गया। तो यहाँ पर किसका हुआ, CuO का हुआ, है ना, अपचयन किसका हुआ, CuO का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए चित्र देखिए यहाँ पर ए, तो यहाँ में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो यह जो अभिक्रिया है वह, देखिए सबसे पहले इस चित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कील है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ का अपचयन और एथी हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे विस्थापन का क्रिया हो रही है। किस चीज़ का हो रही है, विस्थापन का। देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। क्या है, CuSO4 प्लस सल्फेट है। तो सल्फेट यहाँ देखिए यह चेंज होकर के क्या हो जाता है, FeSO4 + Cu। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ये आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, लिटमस पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है किसी बिलियन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन होगा और क्षार होगा। तो यहाँ पर देखिए pH स्केल का बोल रहा है, pH मान। तो देखिए ये pH स्केल है कि यहाँ से कितना होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है ना। 14 से बीच में होता है 7। ये 7 जो होता है वो क्या, कौन सा होता है, ये होता है आपका उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। ये होता है उदासीन। और इससे जो कम होता है, यानी इससे जो कम होगा, यानी मतलब 0 से 6 होगा, ये हो जाएगा आपका अम्ल। और 7 से लेकर के 14 के बीच में जो होगा वो हो जाएगा आपका क्षार। तो आपको यहाँ कितना पूछा गया है, 10 पूछा गया है। तो 10 किसका हो जाएगा, क्षार का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
मुझे दिए गए चित्र में क्या सूचित कर रहा है? सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर देखिए, जब हम कोई केमिकल को हाथ में लगा रहे हैं तो केमिकल से क्या हो रहा है, मेरा हाथ कट रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु में भी अगर हम केमिकल को लगा रहे हैं तो वो केमिकल से भी वस्तु को भी क्या हो रहा है, आघात हो रहा है, यानी जल रहा है ना। तो इस प्रक्रिया में हमें किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए, सो हम यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, हमें हमेशा हाथ साफ रखनी चाहिए। अगर हम किसी भी अम्ल से, चाहे किसी भी केमिकल पदार्थ से अगर हाथ धोएंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जलने की संभावना होगी। हमें प्रयोगशाला में हाथ धो करके जाना चाहिए, हाथ धो करके जाना, साफ करना चाहिए, लेकिन किसी भी वैसे पदार्थ से नहीं धोना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो सके। हमें अम्ल के साथ धोना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अम्ल के साथ बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सांद्र अम्ल, सॉरी, ये वाला हो जाएगा डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो ये जो एक साइन दिया हुआ है, ये किस चीज का है? एक चिन्ह का है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह कौन सा धातु है? ब्रोमीन है। कौन सा धातु है? ब्रोमीन है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है? यानी यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, सॉरी, बार बार कलर जो है ना व्हाइट हो जा रहा है, इसीलिए हम डिस्टर्ब हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? आधुनिक सारणी, तो यह किस आधार पर बना है? आपका परमाणु संख्या के आधार पर। तो परमाणु संख्या कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, इसको टिक लगा देते हैं यहाँ पर, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? पोटासियम, क्योंकि सबसे ज्यादा पीएच मान इसी का होता है ना। सबसे अधिक मान किसका होता है? पोटासियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही सरल है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी के नीचे, भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी के ऊपर और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को कहते हैं क्या? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है। बोलता है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? कौन सा क्वेश्चन है 26 का, कि प्रोपेनॉल में कौन से अभिक्रियाशील समूह है? तो प्रोपेनॉल में कौन सा होता है? अल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता है? जल का टूटना होता है। जल का टूटेगा तब वह जल जैसे ही टूटेगा वो जड़ उसको अपने और क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जब पेड़ पौधे छोड़ते हैं तो हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, यही आपका गलत आंसर है, क्योंकि पेड़ पौधे कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। वो हमेशा किस चीज़ को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ग्रहण किस चीज़ को करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस किस दशा में होता है? तो ऊपर और नीचे की ओर। किधर होता है? ऊपर और नीचे की ओर। देखिए किस में है? सी में है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है विर्क की रचना, विर्क की रचना, विर्क की रचना तथा क्रियात्मक इकाई क्यों क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा DAC, न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है फल को पकाने के लिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है? मतलब फल को पकाने के लिए कौन सा मतलब
इन चारों चीज़ों में किस चीज़ का यूज करने से या फिर किस चीज़ का प्रयोग करने से हम फल को पका सकते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, फल को क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये किसका होता है? विषण द्वारा। किसके द्वारा? विषण द्वारा। किसके द्वारा? विषण द्वारा। ये मनुष्य आपके पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर को आप जानते हैं कि इस फिगर को हम क्या कहते हैं? इस फिगर का क्या नाम है? तो इस फिगर को इस जो चित्र में दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? हेड्रा। हेड्रा। इसको, इस फिगर का क्या नाम है? हेड्रा, है ना। और हेड्रा हमेशा क्या करता है? मुकुलन, या इसका जो जनन की प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलते पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, अवशोषी अंग, जीवाश्म अंग, असंजात अंग। संजात अंग का मतलब होता है एक जैसा अंग, और असंजात अंग मतलब एक जैसा अंग होगा लेकिन काम अलग अलग होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, असंजात अंग, असंजात अंग। ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो वह मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा था। निम्न में कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक है? सांप किस प्रकार का उत्पादक है? किसी प्रकार का उत्पादक नहीं है। मेढक ये उत्पादक है, जनन है। ये सब सारे क्या है? जन्म लेते हैं। ग्रास होपर ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घास। क्या हो जाएगा? घास। घास उत्पादक है। किसी आहार श्रृंखला में सहकारी का निर्माण, किसी आहार श्रृंखला में सहकारी का निर्माण वह होती है कौन सा? प्रथम पोषी स्तर का। किसका? प्रथम पोषी स्तर का निर्माण होता है ना। आते नेक्स्ट में। बोलता है ओजोन परत से अपक्षय के लिए जिम्मेदार है कौन? CO2 होगा, लेकिन यहाँ पर CFC दिया हुआ है तो आंसर CFC ही होगा। अगर CFC के एब्सेंस पर अगर CFC नहीं दिया रहता तो कार्बन हो जाता CO2, है ना। लेकिन CFC दिया हुआ है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके कारण अभी क्या है? ओजोन परत के अपक्षयन होने का कारण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जो ऊर्जा स्रोत के कारण नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी भी ऊर्जा स्रोत के कारण है, गोबर गैस भी और कोयला भी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होती है? तो ये हो जाएगा, पहला आंसर इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। आई थिंक आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आप समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो वो आपके तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।